नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। तो देखिए, आज का जो पेपर है वो आपका 2019 का पेपर है। ये ईवीएस का पेपर है। सब्जेक्ट आपका ईवीएस है, पर्यावरण अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन का 2019 का पेपर इस वीडियो में पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो आप पहली बार वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लें। बिल्कुल दोस्तों, PYQ जो है, PYQ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। PYQ लगाना बहुत ज़रूरी होता है और EVS के सारे PYQ मैं करा दूंगा आपके लिए। और इसके लिए मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट से आप EVS अच्छे से पढ़िएगा। तो ये जो आज का 2019 वाला जो पेपर है ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आपको आनंद आएगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और ध्यान से ही जवाब देना है, क्योंकि ये PYQ है और PYQ आपको ध्यान से ध्यानपूर्वक लगाना है और ये देखना है कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी हो चुकी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से जवाब आपको देना है। सन 1853 में भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी किन स्थानों के बीच चली? तो पहला ऑप्शन है मुंबई से ठाणे के बीच, कोलकाता से अलीपुर के बीच, कोलकाता से दमदम के बीच या फिर मुंबई से पुणे के बीच। तो आपको ध्यान रखना है और सही जवाब आपको देना है। देखो, ध्यान रखना है, 1853 की बात है। 1853 में भारत की जो पहली रेल या फिर कह सकते हो यात्री रेलगाड़ी है वो मुंबई यानी बोरीबंदर, ठीक है, मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच चलाई गई थी। यह भारतीय रेलवे के इतिहास की शुरुआत थी। तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको आनंद आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे इसी वीडियो के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेला पे मैं ट्रिक का वीडियो बनाने वाला हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब 1-2 दिन के अंदर आपको सारे मेला की ट्रिक मिल जाएगी। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ए ऑप्शन है सोनपुर में, बी ऑप्शन है पुष्कर में, सी ऑप्शन है नासिक में और डी ऑप्शन है हरिद्वार में। तो ध्यान देना है आपको, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला की बात कर रहा है, जो कि दोस्तों पशु मेला जो है वो सोनपुर में लगता है। कहाँ पे? सोनपुर में लगता है। और सोनपुर कहाँ पे है? तो सोनपुर जो है वो बिहार में आयोजित होता है। सोनपुर मेला बिहार में आयोजित होता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है। विशेष रूप से किसके लिए है? तो विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये दोस्तों हाथी के लिए है। विशेष रूप से हाथियों के लिए है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाथी पशु व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा समय लेंगे लेकिन चीज़ें आपके लिए बिल्कुल क्लियर कराएंगे, जिससे कि उसके आसपास से भी क्वेश्चन बने तो आपका कभी भी गलत ना हो। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की बात कर रहा है 1961, 1971, 1981 और 1951। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा 1961, यानी राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना है वो स्थापना 1961 में, ठीक है, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। तो ये 1961 आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर आप EVS की तैयारी कर रहे हैं तो संविधान भी याद रखिएगा। संविधान से 4 से 5 क्वेश्चन 100% इस बार भी बनेंगे। तो संविधान के किस आर्टिकल में समानता के अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो समानता की यहाँ पे बात हुई है। आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 23 से 24, आर्टिकल 25 से 28 और आर्टिकल 19 से 22। सही जवाब आपको देना है। तो देखिए, सही जवाब आपका हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा 14 से 18, यानी भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 तक वर्णित है। यह भी सभी नागरिकों को कानून के समक्ष जो है वो समानता प्रदान करता है। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश का संविधान जो है वो लचीला है? तो किस देश का संविधान लचीला है? पहला ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है देखिए अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर भारत।
देखो किस देश का संविधान जो है वो लचीला है, 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ही बताना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा ब्रिटेन। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का संविधान लचीला माना जाता है क्योंकि इसमें संशोधन जो होता है ना, क्योंकि इसमें जो संशोधन है, संशोधन क्या है दोस्तों, क्योंकि इसमें संशोधन जो है, संशोधन सामान्य कानून की तरह आसानी से किया जा सकता है, इसलिए ये क्या है, लचीला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और यहाँ से इस बार भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है ये आपको बताना है। गर्म मरुस्थल, मानसून प्रदेश, टैगा प्रदेश या फिर टुंड्रा प्रदेश। तो ध्यान रखना है जो रेंडियर है, रेंडियर मुख्यतः टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों का प्रमुख पशु है। ठीक है, ठंडे क्षेत्रों का प्रमुख ध्रुवीय पशु है, तो ये फिर यहाँ पे क्या होगा, आपका टुंड्रा हो जाएगा, यानी डी वाला विकल्प यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये वाला जो मैंने आपसे कहा है कि भैया जो घास के मैदान है यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा और इसकी मैंने सुपर फास्ट ट्रिक बताई है और बहुत बिंदास ट्रिक है, उसको देखिएगा। तो शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, कंपास नहीं, कंपास है, डाउन्स है, प्रेरीज है या फिर पंपास है। सही जवाब आपको देना है। देखो यहाँ पे ध्यान से दो, देखो प्रेरीज लिखा है और आपका पंपास है, इसके बाद डाउन्स है, इसके बाद क्या है, डाउन्स है। ये जो है ये शीतोष्ण है, ये जो है दोस्तों ये शीतोष्ण घास के मैदान है, जबकि जो कंपास है वो इस श्रेणी का नहीं है, इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। जो घास का मैदान मैंने जो घास के जो मैदान आपको कराए हैं वो जरूर इस बार भी पेपर में बनेगा और वो ट्रिक से समझाया है, उस वीडियो को आप देखिएगा। वीडियो कहाँ मिलेगी, तो आप प्ले लिस्ट पे जाइएगा। प्ले लिस्ट हमने EVS की बना दी है, प्ले लिस्ट से आप ज़रूरत के हिसाब से एक एक वीडियो को देखिएगा। जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये तो सबको पता होगा और आपका सही भी होगा, उत्तरी अमेरिका। जी नहीं, उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा नहीं है। देखो एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है दोस्तों, जनसंख्या के आकार के अनुसार कह रहा है सबसे बड़ा महाद्वीप, तो जो एशिया है ना, एशिया, ये जो है एशिया आपका विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, क्योंकि विश्व की लगभग कितनी 60%, विश्व की लगभग 60% जो जनसंख्या है वो एशिया में ही निवास करती है, ना कि अफ्रीका, ना कि यूरोप। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर छोटा पूछे, अगर वो छोटा महाद्वीप पूछे तो छोटा आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया है। छोटा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ये आपको ध्यान रखना है। सातों महाद्वीप की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, आप ये बताओ भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो भारत में जो थारू जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में, झारखंड में या फिर थार मरुस्थल में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखो थारू जो जनजाति है, यानी जो थारू जनजाति है यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी निवास करती है और उत्तराखंड में भी निवास करती है। ठीक है, क्योंकि यह जनजाति है वो भारत और नेपाल सीमा के निकट मानी जाती है, लेकिन जो आयोग ने इसका जो आंसर माना था वो उत्तराखंड माना था। ठीक है, और इसमें ये दोनों ऑप्शन ही सही हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, आप ये बताओ भाई कि भिलाई इस्पात जो संयंत्र है वो कहाँ स्थित है? तो भिलाई इस्पात कहाँ स्थित है? झारखंड है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है या फिर मध्य प्रदेश में है? तो ध्यान रखना है जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में स्थित है, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे मैं आपको बता दूं, देखिए CDP है, पूरी CDP बिल्कुल मैंने ट्रिक के माध्यम से कराई हुई है और जो संस्कृत आपका सब्जेक्ट है, संस्कृत भी मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाया हुआ है। संस्कृत के साथ साथ में अब आपका EVS चल रहा है, तो EVS भी बहुत जल्द आपका कंप्लीट होगा और बिल्कुल ट्रिकी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है?
तो आरक्षण की जो व्यवस्था है महिलाओं के लिए कहाँ है? विधानसभा में है, मंत्रिमंडल में है, पंचायती राज संस्था में है, या फिर लोकसभा में है। देखो ध्यान रखो, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो पंचायती राज संस्थाओं में की गई है। संविधान का ये 73वां संशोधन है। कौन सा? संविधान का 73वें संशोधन के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। 73वें संशोधन के द्वारा कहाँ पे? पंचायती राज संस्थाओं में, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप खुद ही देख लीजिए संविधान से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं कह रहा हूँ 4 से 5 नंबर संविधान से पूछा जाएगा, तो संविधान आप अच्छे से कवर कीजिएगा। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 45 वर्ष, 50 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? देखो, राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए। यह संविधान द्वारा निर्धारित योग्यता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको मिलान है, कूट दिए हैं तो मिलान करना है। देखिए, भारतीय संघ है, राज्य है, नगर निगम है, ग्राम पंचायत है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से करते हैं। देखिए, अब आपको इससे किससे मिलाना है, इसको आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं आपको कोड दिखा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो गया है, बल्कि ये क्वेश्चन जो थे सूचीबद्ध, यहाँ पे सूची 2 डालना चाहिए था, यहाँ पे बराबर में सूची 2 डालना चाहिए था। ये टाइपिंग वालों की मिस्टेक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपके कूट हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे समझो, पहला ऑप्शन है भारतीय संघ। ठीक है, तो भारतीय संघ जो है, भारतीय संघ का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संघ का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और राज्य का जो राज्यपाल है, राज्य का जो राज्यपाल है दोस्तों, वो क्या होता है? राज्य का राज्यपाल। क्या है? राज्य का क्या होता है? राज्य का क्या होता है? राज्यपाल होता है। राज्य का राज्यपाल होता है। ठीक है, और नगर निगम है तो नगर निगम का क्या होगा? नगर निगम का मेयर होगा। नगर निगम का मेयर होगा। और जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का क्या होगा? सरपंच होगा। ठीक है, क्या होगा? सरपंच होगा। तो ये कुल मिला के आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आर्टिकल 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? तो आर्टिकल 356 का प्रथम प्रयोग कहाँ और कब हुआ था? केरल 1959 में, जम्मू कश्मीर 1956 में, मध्य प्रदेश 1957 में, बिहार 1958 में। तो देखो ध्यान रखना है आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 का प्रयोग पहली बार में 1959 में, कब? 1959 में केरल में किया गया था। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। क्या है? राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो नगर निगम के द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? गृह कर है, चुंगी कर है, मनोरंजन कर है, उपरोक्त सभी हैं। तो देखो, नगर निगम द्वारा आपको बता दें, चुंगी कर, मनोरंजन कर जैसे विभिन्न कर लगा सकता है। इसलिए आपका जो विकल्प है यहाँ पे वो आपका उपरोक्त सभी वाला सही होगा। गृह कर भी, चुंगी कर, मनोरंजन कर। ठीक है, ये तीनों कर जो हैं वो नगर निगम लगा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है, विश्व का सबसे समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक कहा जाता है कौन है? ये आपको बताना है। तो क्या पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस है, या फिर जलकुंभी है, दूब घास है, या फिर लैटाना कैमारा है? तो सही जवाब आपका क्या होगा? जलकुंभी, यानी बी ऑप्शन। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। यह जलाशयों में तेजी से फैल के पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करता है। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझो। देखिए, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, एल्गी, इनके सारे रोग आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? तो वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसे क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है,
तो ध्यान रखो, जो वायरस का अजैविक लक्षण है वो वायरस को क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यही उसका प्रमुख अजैविक गुण माना जाता है। अजैविक का मतलब निर्जीव, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा, इसे क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने में सहायता करता है। तो फलों को पकाने की बात हो रही है, क्या जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एथिलीन है या फिर ऑक्सिन है। देखो ध्यान से समझिएगा, जो फलों को पकाने की यहाँ पे बात हो रही है तो एथिलीन है। क्या है? एथिलीन है। एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन होता है जो फलों को पकाने में सहायता करता है। कृत्रिम रूप से भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, समझिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर आप स्टार लगाइएगा। स्वतंत्र रूप से रहने वाला अवायवीय, क्या है? अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है? ठीक है, एक होता है वायवीय और दूसरा होता है अवायवीय। तो यहाँ पे अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया की बात हुई है। तो राइजोबियम है, क्लोस्ट्रिडियम है, विब्रियो है या फिर एजोटोबैक्टर है। सही आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा बी ऑप्शन, क्लोस्ट्रिडियम। क्योंकि क्लोस्ट्रिडियम क्या है? एक स्वतंत्र रूप से रहने वाला अवायवीय बैक्टीरिया है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। कोशिका में समान रूप से किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? तो कोशिका में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? सी डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए और फिर ए डीएनए। बताइएगा। देखो, जो जीवित कोशिका होती है, कोशिका कैसी होती है? जीवित कोशिका होती है। तो जीवित कोशिका में समानता आपको ध्यान रखना है, बी डीएनए पाया जाता है। कौन सा डीएनए? बी डीएनए पाया जाता है। यह डीएनए का स्थिर और सामान्य रूप है। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? अब निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? क्या जोक है, काइटन है, इकाइनस है या फिर यूप्लेकटेला है? सही जवाब आपको देना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा यूप्लेकटेला, क्योंकि यूप्लेकटेला जो है एक समुद्री स्पंज है। ठीक है, जो एक स्थान पर ही स्थिर रहता है, इसलिए इसे अचल जीव कहा जाता है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? यानी जो प्रोटीन अणु हैं उनकी इकाई क्या है? वसा अम्ल है, अमीनो अम्ल है, विटामिन है या फिर ग्लूकोज है? तो प्रोटीन अम्लों की इकाई क्या है? देखो, प्रोटीन अम्लों की जो इकाई होती है दोस्तों, वो प्रोटीन अम्लों से बने होते हैं। अमीन एवं अमीनो अम्ल जो होते हैं, अमीनो एसिड जो होते हैं, वो प्रोटीन की मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, लगभग 22 क्वेश्चन अपने लोगों ने देख लिए हैं और इसमें पेपर में पूरे 30 क्वेश्चन हैं। इनको सबको आपको देखना जरूरी है। एक एक करके सारे PYQ मैं आपके सॉल्व करा दूंगा EVS के। ठीक है, और ट्रिकी वाली जितनी भी वीडियो हैं EVS की वो भी मैं करा दूंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, संस्कृत भी आप बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा YP एजुकेशन ट्रिक चैनल पे, और CDP भी पढ़िएगा, आपको बहुत आनंद आएगा क्योंकि मैंने ट्रिकी ही सारा समझाया हुआ है। पादप कोशिका में कौन सा अंगक जो है वो अब्सेंट रहता है? तो कौन सा अब्सेंट रहता है ये आपको बताना है। देखो, प्लास्टिड, रिक्त का, तारक काय या सेंट्रोसोम। तारक काय को क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं। सेलुलोज, कोशिका भित्ति। तो सही जवाब आपको देना है। आपको ध्यान रखना है, यानी पादप कोशिका की बात कर रहा है, ये प्लांट सेल की बात कर रहा है। तो प्लांट सेल में जो सेंट्रोसोम होता है, यानी सेंट्रोसोम यानी तारक काय, ये अब्सेंट होता है। जबकि प्लास्टिड और वैक्यूल यानी रिक्तका और आपकी सेल वॉल यानी सेलुलोज कोशिका भित्ति, ये आपकी प्रेजेंट होती है। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन के हिसाब से सी वाला ऑप्शन सही होगा, तारक काय यानी सेंट्रोसोम। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है या फिर अग्नाशय ग्रंथि है?
तो ध्यान रखना है। देखो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है तो वो होती है लीवर। लीवर का मतलब एकरत, ठीक है, एकरत। मानव शरीर की ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पाचन तथा कह सकते हो पाचन तथा चयापचय उपापचय, ठीक है, संबंधी अनेक कार्य करता है। तो आपका ये वाला सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। जल्दबाजी में आपको गलत नहीं करना है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी पूछा है। क्या पूछा है? राज्य पक्षी पूछा है, ना कि राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है। तो मोर होगा, गौरैया, तोता या फिर सारस क्रेन। तो ध्यान से पढ़िएगा, राज्य पक्षी पूछा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, सारस क्रेन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि सारस क्रेन जो है वो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी भी माना जाता है। अगर राष्ट्रीय पक्षी पूछता, अगर वो आपसे राष्ट्रीय पक्षी पूछता, आपसे ये कहता आप ये बताओ राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो आपका क्या होता, मोर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पूर्वा किस अधिवास में शामिल है। यानी पूर्वा जो है वो किस अधिवास में शामिल है, ग्रामीण, रेखीय, नगरीय या फिर अपखंडित। तो आपका जवाब होगा जो पूर्वा है ना, पूर्वा एक छोटा ग्रामीण अधिवास है। यह गांव की छोटी बस्ती या टोले के रूप में जाना जाता है। तो आपका जो सही जवाब होगा क्या होगा, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ज्वालामुखीय पर्वत है। तो कौन सा ज्वालामुखीय पर्वत है ये आपसे पूछ रहा है। देखो यूराल है, अपलेशियन है, किलिमंजारो है या फिर अरावली है। सही जवाब आपको देना है। देखो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा किलिमंजारो, ठीक है। ये अफ्रीका का प्रसिद्ध ज्वालामुखीय पर्वत है। यह तंजानिया में स्थित है। कहाँ पे है, तंजानिया में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। 27 क्वेश्चन हो चुके हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने सभी ग्रुप सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है। तो एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। गोवा तट पे है, मुंबई तट पे है, गंगा डेल्टा पे है या फिर कच्छ तट पे है, ये आपको सही जवाब देना है। देखिए एलिफेंटा की बात हो रही है तो एलिफेंटा जो है वो द्वीप समूह जो है वो मुंबई तट के निकट अरब सागर में स्थित है और यह अपनी प्राचीन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा मुंबई तट, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 29वां क्वेश्चन देखिएगा। इस टॉपिक को देख लीजिएगा। जो वन है, वन से इस बार भी क्वेश्चन पक्का फंसेगा, तो वन को आप अच्छे से कवर कीजिएगा। देखो मानसूनी वन है, वन कहाँ पाए जाते हैं, ये कहाँ है, ठीक है। मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ नहीं, क्वेश्चन सही है। मानसूनी वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा कितनी होती है, 150 से 200 सेंटीमीटर, 50 से 150 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर या फिर 70 से 200 सेंटीमीटर। तो सही जवाब आपको देना है। देखिए मानसूनी वन की बात हो रही है तो मानसूनी वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां लगभग वर्षा जो है वो 70 से 200 कितनी 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को पर्णपाती वन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पर्णपाती वन कहते हैं। तो आपको बता दें जो वन वाला टॉपिक है इसको आप अच्छे से कवर कीजिएगा, पेपर में पक्का आना तय है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है। कार्बी एंग्लोंग पठार जो है किसका विस्तार है, हिमालय का है, तिब्बत का है, शान पठार का है या फिर पर्यादीपीय पठार का है। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। देखो कार्बी एंग्लोंग जो पठार है यह पर्यादीपीय पठार का विस्तार माना जाता है और ये असम में स्थित एक महत्वपूर्ण भू आकृति क्षेत्र है। तो ये क्या होगा आपका सही जवाब बताइएगा। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। तो बताइएगा दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा। पूरा पेपर आपका सॉल्व हो गया 2019 का। अब नेक्स्ट पेपर दोस्तों कल लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए और वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं कल, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।